हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं ओल्ड इज गोल्ड सीरीज का नाम से पुरानी कहानियाँ कॉमिक्सों की सीरीज। लेकिन इसे शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि इस सीरीज का कोई नाम आप लोग मुझे सुझाएं, ताकि मैं उसी नाम से ये पुरानी कॉमिक्स, राजा रानी की कॉमिक्स, मर्डर सस्पेंस कॉमिक्स आपको पेश कर सकूं। तो चलिए, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। आज की कॉमिक्स है कनकपुरी की राजकुमारी। पहला पेज आप देख सकते हैं। प्रियनगर का राजा प्रियदत्त बड़े ही मुद्र स्वभाव का और कुशल शासक था। राज्य में सभी लोग उससे बेहद प्रसन्न थे। प्रियदत्त की इकलौती पुत्री का नाम कंचन वाला था। रूप में वह स्वर्ग से उतरी किसी अप्सरा से अधिक सुंदर थी। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, राजा को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन, सुनो राजकुमारी, हम अब सुनो राजकुमारी, अब सयानी हो गई है। मुझे मुझे उसके विवाह की चिंता अच्छा सॉरी दोस्त। सुनो रानी, राजकुमारी अब सयानी हो गई है। मुझे उसके विवाह की चिंता सताए जा रही है। तुम्हारा इस बारे में क्या राय है? मेरी राय में कोई सुंदर सा राजकुमार ही उसके लिए उपयुक्त होगा। लेकिन लेकिन पहले हमें अपनी बेटी की राय भी तो जान लेनी चाहिए कि वह कैसा पति चाहती है। अवश्य महाराज, शीघ्र ही राजकुमारी कंचनवाला को बुलाया गया। तुम्हें कैसा पति चाहिए बेटी? मगर माँ, हाँ, शर्माओ नहीं। मगर पिताजी, मैं तो अभी विवाह करना ही नहीं चाहती। क्या? जी हाँ पिताजी, आप मेरे विवाह की चिंता करना छोड़ दें। यह नामुमकिन है बेटी। पुत्री हमेशा ही पराया धन होती है। हम कोई अच्छा सा वर देख कर तुम्हारा विवाह बड़ी धूमधाम से करेंगे। ठीक है, जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा। लेकिन मैं विवाह उसी युवक से करूंगी जिसने कनकपुरी देख रखी हो। तुम्हारे पिताजी ठीक कहते हैं। हमें तुम्हारी शर्त हर्ष मंजूर है। जाओ नगर में और दूर के देशों में मुनादी करवा दो कि जिसने भी कनकपुरी देखी है वह महल में आकर हमसे राजकुमारी का हाथ मांग ले। जो आज्ञा महाराज। कनकपुरी? सुनो, हमने कहीं सुनी है कनकपुरी? नहीं, तुमने? नहीं, मैंने भी नहीं सुनी। तुमने कहीं सुनी है कनकपुरी? नहीं, तुमने? नहीं, मैंने भी नहीं सुनी। अवश्य ही कनकपुरी में कोई भेद छिपा है, अन्यथा महाराज इतनी बड़ी शर्त कदापि नहीं रखते। आप ठीक कहते हैं महामंत्री जी। ना जाने यह कनकपुरी कहाँ होगी। अगले दिन सुबह ही नगर में मुनादी का ढोल गूंजने लगा। कनकपुरी? सुनो सुनो सुनो, राजा का ऐलान सुनो। कनकपुरी को देखने वाला पुरुष महाराज से आकर राजकुमारी का हाथ मांग ले। कनकपुरी का नाम तो मैं आज पहली बार सुन रहा हूँ। मैं भी देश विदेश घूमा हूँ, मगर कनकपुरी कहाँ होगी यह कनकपुरी? लगता है महाराज प्रियदत्त राजकुमारी को आजीवन कुंवारी ही रखना चाहते हैं। प्रियनगर में भी रत्नाभूषण नाम का एक स्वस्थ व जवान युवक रहता था। उसके बारे में परिस्थिति यह थी कि वह जिस चीज के पीछे पड़ जाए उसे प्राप्त करके ही रहता है। वह इस बार की यात्रा में बहुत अच्छा व्यापार हुआ। माँ सुनेगी तो फूली ना समाएगी। माँ, ओह बेटा, तू आ गया। हाँ हाँ माँ, और तुम्हारे आशीर्वाद से इस बार मेरा कपड़े का व्यापार भी खूब चला। जीते रहो बेटा। बस अब तो मेरी अंतिम इच्छा भी पूरी कर ही दे। कैसी इच्छा माँ? घर में एक सुंदर एवं सुशील बहू ले या। इसके बाद मुझे तेरी कोई चिंता नहीं रहेगी। ओह माँ, तूने कुछ सुना? बेटे, आजकल शहर में सिर्फ कनकपुरी का ही चर्चा है। ओह, मैंने दूसरे शहरों में भी सुना था माँ।
क्या यह सच है? हाँ बेटा, अगर आज 15 दिनों के बाद भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने कनकपुरी देखी हो। तूने सुना है कहीं? सुनी होती तो जाकर महाराज से राजकुमारी का हाथ ना मांग लेता। राजकुमारी बहुत भली लड़की है। काश उस जैसी ही कोई तेरी दुल्हन बनती। उस जैसी क्यों माँ, वही क्यों नहीं? तू क्या कह रहा है बेटा? क्या ऐसा संभव है? क्या एक राजकुमारी? हाँ माँ, अभी अभी मेरे दिमाग में एक योजना आई है। कैसी योजना है रे? मैं सोचता हूँ कि जब 15 दिन में भी किसी ने कनकपुरी को देखी हुई होने का दावा नहीं किया है, तो इसका मतलब है कनकपुरी कहीं है ही नहीं। अगर मैं महाराज से जाकर कहूँ कि मैंने कनकपुरी देखी है, तो वे प्रसन्नता पूर्वक राजकुमारी का हाथ मेरे हाथ में दे देंगे। मगर यह तो धोखा होगा। अब कनकपुरी कहीं है ही नहीं तो इसमें धोखा कैसा माँ? मुझे तो डर लगता है कहीं महाराज को हकीकत का पता चल गया तो। तुम बेकार ही मत घबराओ माँ। बस अब दुल्हन के स्वागत की तैयारी करो। मैं अभी महाराज के पास जाता हूँ। राजमहल पहुंचकर महाराज से जाकर कह दो कि मैंने कनकपुरी देखी है। बहुत अच्छा हजूर। दरबान ने महल के भीतर जाकर महाराज को सूचना दी। ओह, उसे तुरंत तुरंत ही सम्मान पूर्वक अतिथि कक्ष में ले आओ। जी महाराज। दरबान के जाने के पश्चात आखिर इतने दिनों के बाद कोई तो आया जिसने कनकपुरी देख रखी है। हमें तुरंत ही अतिथि कक्ष की ओर चलना चाहिए। कहो युवक, तुम कौन हो और तुमने कनकपुरी कहाँ देखी? मेरा नाम रतनभूषण है महाराज। कपड़े के व्यापार के सिलसिले में मैं अक्सर ही देश विदेश घूमता रहता हूँ। उसी दौरान मैंने एक खूबसूरत फूलों की नगरी कनकपुरी देखी। तुमने कनकपुरी में क्या क्या देखा युवक? मैंने वहाँ सुनहरी नदी देखी है, ऊंचे ऊंचे पर्वत, उनसे निकलते झरने देखे हैं। बस रहने दो पिताजी। इस व्यक्ति ने कनकपुरी बिल्कुल नहीं देखी है। इसे धक्के देकर महल से बाहर निकाल दीजिए। इसकी यह मजाल हमें धोखा देता है। राजा की आज्ञा अनुसार सैनिकों ने रतनभूषण को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। हा, बड़ा आया कनकपुरी देखने वाला। ओह, आज बहुत बेइज्जती हुई। अब क्या मुंह दिखाऊं माँ को? मैं इसी समय प्रण लेता हूँ कि जब तक कनकपुरी ढूंढ कर राजकुमारी को अपनी दुल्हन ना बना लूंगा, माँ को अपनी मनहूस शकल हरगिज नहीं दिखाऊंगा। मगर समझ में नहीं आता कि राजकुमारी ने ऐसी बेतुकी शर्त रखी क्यों? क्या उसने देखी है कनकपुरी? जरूर उसने देखी होगी। कनकपुरी कहीं तो होगी। और वह कनकपुरी की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते जंगल में बनी एक कुटिया पर नजर पड़ते ही वह चौंक कर रुक गया। इस निर्जन जंगल में यह कुटिया अवश्य ही इसमें कोई रहता होगा। चलकर देखना चाहिए। ओह, यह तो कोई पहुंचे हुए महात्मा लगते हैं। मुझे इन्हीं की शरण में जाना चाहिए। कुछ देर बाद वह महात्मा ने अपनी समाधि तोड़ी तो रतनभूषण ने उनके सारी कहानी सुना दी। अब तो आप ही का सहारा है बाबा, मेरी मदद कीजिए। हम तुम्हारे कार्य करने के दृढ़ संकल्प से प्रसन्न हुए बच्चा, परंतु कनकपुरी तो हमने भी कहीं नहीं देखी। हाँ, अगर तुम रामवन जाकर केसधारी बाबा से मिलो तो वे अवश्य ही तुम्हारी मदद करेंगे। तो तुम्हें वहां तक तो मुझे वहां तक पहुंचने का कोई उपाय बताइए महाराज। तो सुनो, यहाँ से 1000 कोस दूर उत्तर की ओर काले पर्वत के पीछे रामवन है, जहाँ केसधारी बाबा का निवास है। अच्छा बाबा, अब मुझे आज्ञा दीजिए। और रतनभूषण रामवन की ओर चल पड़ा। 7 दिन तक लगातार चलता हुआ वह एक भयानक जंगली जानवरों से भरे जंगल में पहुंच गया था। उफ, लगता है पूरा जंगल ही भयानक जंगली जानवरों से भरा पड़ा है। मुझे सावधान रहना पड़ेगा। वही हुआ जिसका उसे डर था। हिन 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 गुर्र गुर्र। ओह, तेंदुआ! तभी रतनभूषण संभल भी ना पाया था कि तेंदुआ ने उस पर आक्रमण कर दिया। हिन हिन हिन। ओह! नीचे गिरते ही उसने तुरंत
तलवार म्यान से बाहर निकाल ली और तेंदुए पे टूट पड़ा। गुर्र गुर्र, अब तू नहीं बच सकता दुष्ट। इस खतरनाक तेंदुए की मौत के घाट उतारने के बाद वह पुनः बढ़ चला था। शायद वही काला पर्वत है। उसका अनुमान बिल्कुल ठीक निकला। जब वह काले पर्वत से नीचे उतरा तो उसे एक कुटिया के बाहर तपस्या में लीन बाबा केसधारी दिखाई दिए। वही है बाबा केसधारी। मेरी यात्रा सफल रही। ओम नमः शिवाय। वह बाबा केसधारी के निकट पहुंच उनकी समाधि टूटने का इंतजार करने लगा। पूरे 2 दिन पश्चात जब उन्होंने आंखें खोली, मैं तेरे भक्ति भाव से प्रसन्न हुआ। बच्चा बोल, क्या इच्छा है तेरी? मुझे कनकपुरी पहुंचने का मार्ग बताने की कृपा करे बाबा। ओ कनकपुरी, देखो बेटा, ठीक ठीक पता तो तुम्हें मैं भी नहीं बता सकता, लेकिन अगर तुम मुंद्रक द्वीप के राजा से मिलो तो वह तुम्हें कनकपुरी के बारे में अवश्य ही बता देंगे। यहाँ से 20 कोस दूर से कई व्यापारियों के जहाज वहां जाते हैं। धन्यवाद बाबा, मुझे आशीर्वाद दो ताकि मैं कनकपुरी पहुंच सकूं। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। केशवधारी बाबा से मिलने के पश्चात जब वह बंदरगाह पहुंचा तो एक जहाज मुंद्रक द्वीप के प्रस्थान करने ही वाला था। रतनभूषण ने घोड़े से वहीं विदा ली। सुनो मित्र, हमारा तुम्हारा साथ यहीं खत्म होता है। जिंदगी शेष रही तो फिर मिलेंगे। हिन हिन हिन। कुछ ही देर बाद जहाज वहां से रवाना हो गया। ना जाने कभी वहां पहुंचूंगा भी या नहीं। 3 दिन तो बड़े आराम से गुजर गए, मगर चौथे दिन एकाएक आकाश में बादल मंडराने लगे। ओह, कहीं तूफान तो नहीं आने वाला? भगवान ना करे ऐसा हो। वही हुआ जिसका डर था। पाले खोल दो मूर्खों। मगर तभी उफ, अब मुश्किल है। कप्तान ने जहाज को बचाने की बहुत प्रयत्न किया, परंतु भयानक लहरों ने जहाज को अपने आगोश में सिमट लिया। पर पानी में हाथ पैर मारते रतनभूषण को जहाज का एक टूटा हुआ तख्ता दिखाई पड़ा। ओह, अगर वह तुरंत मेरे हाथ लग जाए तो जान बच सकती है। तभी एक ऊंची लहर ने उसे उस तख्ते के ऊपर ला पटका। उस तख्ते के सहारे वो एक अनजानी मंजिल की ओर बढ़ता चला गया। तख्ते पर लेटे लेटे न जाने कब उसकी आंख लग गई। तूफान भी अब शांत हो चुका था। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो उसने खुद को एक बिल्कुल वीरान जगह पर पाया। यह मैं कहाँ पहुंचा हूँ? उफ, ना जाने मेरे बाकी साथी का क्या हुआ होगा। इसी द्वीप में घूमकर देखा जाए कि यहाँ कोई रहता भी है या नहीं। शायद मैं बेकार ही भटक रहा हूँ। लगता है यह द्वीप बिल्कुल निर्जन है। तभी, अरे यह आवाज कैसी? हु हु हा हा, हु। इस वृक्ष पर चढ़कर देखता हूँ। शीघ्र ही नरभक्षी जंगली। वृक्ष से उतरकर वह वापस समुद्र की ओर भागा, मगर तब तक 2 जंगलियों ने उसे भागते हुए देखकर वार कर दिया, लेकिन वह बिल्कुल करीब आए हुए जंगलियों पर मौत बनकर टूट पड़ा। अरे बाप रे, बाल बचा, लेकिन अब इनसे निपटना ही होगा। ले मर, हाय ओह। वह भागकर उस तख्ते पर जा बैठा और खुद को लहरों के हवाले कर दिया। 2 दिन तक वह भूखा प्यासा ही समुद्र में भटकता रहा। कैसी विडंबना है, पानी में रहकर भी इतना प्यासा हूँ। तीसरे दिन अचानक, रोको, अरे वो देखो, कोई मुसीबत का मारा लगता है। उसका जहाज डूब गया होगा और वह किसी प्रकार तख्ते की मदद से जीवित है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। और उसी के साथ जहाज का रुख मोड़ दिया गया। कुछ ही देर में जहाज उसके करीब पहुंच गया था। इस रस्से को थाम कर ऊपर आ जाओ। उस रस्से की मदद से वो जहाज पर चढ़ गया। जहाज के कर्मचारियों के पूछने पर उसने अपनी आप बीती उन्हें सुनाई। अरे, फिर तो तुम बिल्कुल ठीक जगह पहुंचे हो। हमारा जहाज भी मुर्दंग द्वीप की ओर ही जा रहा है। क्या सच?
मृदंग द्वीप पहुंचकर वह पूछता हुआ व्यापारियों के राजा तक जा पहुंचा और उन्हें सारी कहानी सुनाई। उन्होंने सुनने के पश्चात राजा ने कहा, वैसे मेरे जहाज दूर दूर तक जाते हैं, मगर आज तक मैंने कभी कनकपुरी का नाम नहीं सुना। ओ, फिर तो मेरी यात्रा भी बेकार हो गई। परेशान मत हो मुसाफिर, हमें उम्मीद है कि कल जपंग द्वीप में लग रहे आषाढ़ के मेले में अवश्य ही तुम्हारी कनकपुरी का पता चल जाएगा। जपांग द्वीप का मेला? हाँ युवक, यह मेला हर साल लगता है और दूर दूर से लोग इस मेले को देखने आते हैं। हम आज शाम को ही प्रस्थान करने वाले हैं। शाम होते ही हम जपंग द्वीप कब पहुंचेंगे? कल सुबह ही मुसाफिर। वह सामने क्या है महाराज? समुद्र में उगा हुआ एक बड़ा का वृक्ष है। उसकी शाखाएं 10 मील दूर तक फैली हुई है। यही नहीं, इस वृक्ष के नीचे एक भयानक भंवर भी है। अगर कोई जहाज उस ओर फंस जाए तो फिर उसके लौट आने का सवाल ही नहीं उठता। अभी उसने इतना ही कहा था कि तेज हवा चलने लगी। जहाज हमारे नियंत्रण से बाहर हो गया है, उस भयानक भंवर की ओर बढ़ रहा है महाराज। क्या है? देखते ही देखते जहाज उस वृक्ष के भयंकर भंवर में फंस गया और डूब गया। लेकिन रत्नभूषण के हाथ में इस विशाल वृक्ष की एक टहनी आ गई। राजा ने भी बहुत कोशिश की मगर डूबने से बच नहीं सका। ओह, मेरे कारण पहले एक जहाज डूबा, फिर दूसरे। मेरे कदम ही मनहूस है। लगता है मैं कभी कनकपुरी नहीं पहुंच पाऊंगा और अब इस वृक्ष पर ही मेरी भी कब्र बन जाएगी। और उसी वृक्ष की एक डाल पर बैठ ऊँघने लगा। शाम को एक तेज शोर के कारण उसकी आंखें खुल गई। फड़ फड़ फड़। हे ईश्वर, इतने विशाल पक्षी, अगर इन्हें मेरी गंध लग गई तो मेरी खैर नहीं। जानते हो पक्षीराज, आज मैं कनकपुरी गया था। वास्तव में उससे खूबसूरत जगह मैंने आज तक नहीं देखी है। ओह, तब तो हमें वहां तक पहुंचने का रास्ता बताओ। हम कल भी वहां जाएंगे। रत्नभूषण उन पक्षियों को मनुष्य की बोली बोलता देख दंग रह गया। बोलने वाले पक्षी, शायद अनजाने में ही मेरी कनकपुरी पहुंचने की इच्छा पूरी होने वाली है। फिर वह बेसब्री से पक्षीराज को वहां से उड़ने का इंतजार करने लगा। रात को अंतिम पहर के शुरू होते ही वह पक्षी जैसे ही उड़ने को तैयार हुए, रत्नभूषण पक्षीराज की टांगों से चिपक गया। उस विशाल पक्षी के कनकपुरी की धरती पर उतरते ही रत्नभूषण फुर्ती के साथ पक्षियों से दूर हट गया और एक वृक्ष की ओट में हो गया। पक्षियों के जाने के बाद रत्नभूषण वृक्ष के पीछे से बाहर निकला। यहाँ तो कोई दिखाई नहीं पड़ता। तभी धरती के मनुष्य का यक्षलोक की धरती कनकपुरी पर स्वागत है। तुम कौन हो मित्र? यक्षों के राजा के दूत तुम्हें लेने यहाँ आए हैं। महाराज ने तुम्हें याद किया है। ओह, प्रणाम महाराज, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं युवक। आज यहाँ पहुंचकर तुमने हमारी वर्षों का मृत इच्छाओं को पुनर्जीवित कर दिया है युवक। मैं समझा नहीं महाराज। सुनो बेटे, वर्षों पहले एक ऋषि के श्राप के कारण हमारी बेटी हमसे बिछुड़ गई थी। तब ऋषि ने ही हमें बताया था कि जिस दिन कोई मनुष्य हमारे देश में कदम रखेगा, उसी दिन हमें हमारी बेटी वापस मिल सकेगी और मुझे उसका विवाह भी उसी मनुष्य के साथ करना होगा। आज मेरे वह नागरिक वासियों के लिए जश्न की शाम होगी। सैनिक, जाओ, सारे नगर को दुल्हन की तरह सजाओ, हर रास्ते पर फूल बिछा दो। आज हमारी बेटी हमें मिलने वाली है। जो आज्ञा महाराज। लेकिन महाराज, मैं तो अब शीघ्र ही प्रिय नगरी पहुंचना चाहता हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? अब तो राजकुमारी से विवाह के पश्चात ही तुम अपने देश वापस लौट सकते हो। तब तक तुम्हें हमारे सैनिक कनकपुरी की सैर कराएंगे, जैसी आपकी इच्छा। सैनिक, इन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट न होना पाए।
आप बेफिक्र रहिए महाराज। घूमते घूमते एकाएक रतनभूषण की निगाह एक संगमरमर की मूर्ति पर पड़ी। अरे वाह, क्या बढ़िया मूर्ति है, मैं इसे करीब से देखना चाहता हूँ। क्षमा करें, इस तरफ जाने की इजाज़त किसी को नहीं है, लेकिन मैं वहाँ जाकर ही रहूँगा। उस मूर्ति की शक्ल देखते ही वह आश्चर्यचकित रह गया। प्रियनगर की राजकुमारी कनकवाला की मूर्ति, और यहाँ ओह, यह घोड़ा भी शायद राजकुमारी का ही है। यह क्या रहस्य है? और जैसे ही उसने घोड़े के छुआ वह तालाब में जा गिरा। फिर जब उसने पानी में से सिर बाहर निकाला, अरे कि जिस किसी ने भी कनकपुरी देखी हो वह राजा से मिले। तो क्या मैं वापस प्रियनगर आ पहुंचा हूँ? चलो, यह भी अच्छा हुआ, वरना जब यक्षों की राजकुमारी लौट जाती तो उसकी शादी से इनकार करने पर ना जाने मेरे साथ क्या सलूक किया जाता। अरे रुको भाई, मैं अभी अभी कनकपुरी देखकर आ रहा हूँ, मुझे महाराज के पास ले चलो। ठीक है, चलो। राजमहल के भीतर, क्या तुम सच कह रहे हो? जी हाँ महाराज, वह कहता है कि अभी अभी कनकपुरी से ही लौटा है। जाओ, उसे तुरंत हमारे सामने हाजिर करो। जी हुकुम। रतनभूषण को महाराज के सम्मुख पेश किया गया। अरे तुम तो एक बार पहले भी कनकपुरी देखने का दावा कर चुके हो, लगता है बाहर की आज़ादी तुम्हें अच्छी नहीं लगती। इस धोखेबाज को फौरन ही काल कोठरी में डलवा दीजिए महाराज, इस दुष्ट के लिए यही सजा उपयुक्त रहेगी। मगर महाराज, मेरी बात तो सुनिए, मैंने कनकपुरी देखी है। हम कुछ सुनना नहीं चाहते सैनिक, इसे तुरंत पकड़कर काल कोठी में डाल दो। मैं काल कोठी में जाने को तैयार हूं, मगर जाते जाते एक बार राजकुमारी जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। पूछो युवक। मैं यह चाहता हूं कि कनकपुरी में तालाब के किनारे आपकी पत्थर की मूर्ति और घोड़े का क्या रहस्य है? यह सुनते ही राजकुमारी एकाएक प्रसन्न हो उठी और बोली, इसे छोड़ दीजिए पिताश्री, इसने सचमुच कनकपुरी देख ली है। क्या? अब तुम्ही से मेरा विवाह होगा? नहीं पिताजी, इस मनुष्य के कनकपुरी देख आने के बाद अब ऋषि का श्राप भी खत्म हो चुका है। रतनभूषण ने कनकपुरी में जो पत्थर की सफ़ेद मूर्ति देखी थी वह मेरा त्यागा हुआ शरीर है, जिसे अब मुझे इस शरीर को त्याग कर पुनर्प्रवेश करना है। इसीलिए मैं विवाह नहीं करना चाहती थी, पर आप ही जिद पर मुझे यह शर्त रखनी पड़ी। मैं ना जानती थी कि यह युवक इस शर्त को पूरी कर मुझे श्राप से मुक्ति दिलाएगा। अब तो हर हाल में मैं मुझे लौटना ही होगा। नहीं, लेकिन अब मुझे क्या करना होगा? मेरे यहाँ से जाते ही तुम मेरा नाम लेकर मुझे याद करना। तुम खुद को कनकपुरी में पाओगे। हमारा विवाह भी अब वहीं होगा। कहने के साथ ही राजकुमारी वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। बाद में राजवैद्य ने राजकुमारी की मृत्यु की पुष्टि की, और अगले ही पल रतनभूषण ने राजकुमारी को याद किया। मुझे अपने पास बुला राजकुमारी। अगले ही पल, अरे क्या यही आपकी बेटी है? हाँ। यह सब क्या चक्कर है महाराज? क्या मैं जान सकता हूँ? क्यों नहीं, दरअसल मेरी बेटी पहले बहुत चंचल थी। इसी चंचलता में आकर उसने एक बार एक ऋषि का अनादर कर दिया, जिसने उसे मृत्यु लोक में मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दिया। काफ़ी क्षमा मांगने के पर ऋषि ने बताया कि इसके विवाह का समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। अतः मनुष्य योनि में राजा प्रियदत्त के घर जन्म लेने के बाद जब विवाह का समय आएगा तो आगे तुम सब कुछ जानते ही हो। लेकिन क्या विवाह के पश्चात मुझे भी यहीं रहना होगा? हाँ राजकुमार, और हम जानते हैं कि तुम्हारी एक माँ भी है, तुम उससे भी यहीं ले आना। फिर कुछ दिनों बाद रतनभूषण राजकुमारी का विवाह बड़ी धूमधाम से हो गया। तो बच्चों, देखो तुमने अगर यह प्रयास किया तो बच्चों, देखा तुमने, अगर प्रयास किया जाए तो असंभव कार्य
कार्य भी संभव हो जाते हैं समाप्त। चलिए दोस्तों, हमारा कॉमिक्स यहाँ समाप्त होता है। इस सीरीज के लिए कोई अच्छा सा नाम कमेंट में डालिए, ताकि हम इस टाइप की कहानियाँ की सीरीज आपके लिए अपलोड करते रहें, जो कि ओल्ड इज गोल्ड होती है। चलिए मिलते हैं फिर किसी कॉमिक्स में। तब तक आप हमारे चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, और हाँ, प्लेलिस्ट के नाम के लिए ज़रूर कमेंट करें। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।